हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। हम आपके लिए लेके आए हैं मंदिरों की एक श्रृंखला जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मंदिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तो इन सभी मंदिरों को हम एक के बाद एक कवर करेंगे। तो इनको अच्छे से तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें चैनल को शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मंदिर देख रहे हैं। ये हमारा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। तो आज हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे कि आखिर बृहदेश्वर मंदिर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में आता है। तो सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजराजेश्वर मंदिर। क्यों कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर? क्योंकि राजराज चोल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उन राजा ने राजराजेश्वर की पदवी धारण की थी या उपाधि धारण की थी, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली का, जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत में 3 शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, नागर, बेसर और द्रविड़। तो द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना, सबसे उत्कृष्ट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। तो हम देखेंगे द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना। जैसे अगर हम बात करेंगे नागर शैली की, तो नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना कंदरिया महादेव का मंदिर है और द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है वो बृहदेश्वर मंदिर है। तो इसके बारे में हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है कहाँ पर। तो इसकी जब हम लोकेशन देखेंगे तो इसकी जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु के तंजौर में। यानी कि हमें इस मंदिर को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तमिलनाडु के तंजौर में। हम देखेंगे कि चोल काल में चोल राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में 1009 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी में कराया था। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की खास बात यह है, ये इंटरलॉकिंग पद्धति से बनाया गया है। इंटरलॉकिंग क्या होती है? पत्थर को इस प्रकार से काटना कि एक पत्थर दूसरे पत्थर में बिना किसी सीमेंट या चूने के वो सेट हो जाए, तो उसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो ये इंटरलॉकिंग पद्धति में ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। ग्रेनाइट पत्थर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। कहा यह जाता है दोस्तों कि ये जो मंदिर है ये कुल 13 मंजिले का है। कितने का है? 13 मंजिले का मंदिर है। और ये इस पे जो पत्थर यूज हुआ है वो कौन सा है? ग्रेनाइट। और इसकी खास बात ये गुंबद भी है। तो अभी हम देखते हैं इंटरलॉकिंग किस पत्थर की है? ग्रेनाइट पत्थर की जिसमें ये जो कलश है ये 80 टन का है। और वो भी खास बात यह है कि एकाश्मक पत्थर से बना हुआ है। यानी ये समझिए कि एक ही पत्थर को काट करके 80 टन का कलश बनाया गया। और बड़ी बात है कि इतनी दूर ले जा करके उसे पहुंचाया गया। तो हमने ये देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मंदिर है वो किसे समर्पित है। तो ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि इसके बारे में एक और जानकारी देख लेते हैं। 80 टन का एकाश्मक है और ये अष्टभुजाकार है। मंदिर नहीं, केवल कलश अष्टभुजाकार है। इसके बाद हम आगे आएंगे तो आगे जानकारी हम देखेंगे कि ये मंदिर 13 मंजिले इसलिए है क्योंकि 13 अंक शुभ माना जाता था। तो शुभ अंक होने के कारण इसे 13 मंजिला बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में आता है
कि ऊंचे गोपुरम किस मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो हम गोपुरम की बात करें तो इस मंदिर में इंटर करने से पहले एक बड़ा सा गेट होगा, एक बड़ा सा गेट होगा। तो ये जो गेट होता है इसी गेट को कहते हैं गोपुरम। गोपुरम मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। तो एनसीईआरटी में है कि ऊंचे गोपुरम कहाँ पर बनाए गए हैं। तो ऊंचे गोपुरम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दो बड़े ऊंचे गोपुरम हमें बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, सेम इसी के जैसा दिखने वाला एक मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम में बनाया गया चोल राजाओं द्वारा ही, लेकिन उसकी सुंदरता उतनी नहीं है जितनी इसकी है। जिस प्रकार ताजमहल एक बार बन जाने के बाद उसके जैसा बनाने का प्रयास किया गया लेकिन उसके जैसा नहीं है, उसी प्रकार हम देखेंगे तो इस मंदिर की जो अनुकृति है, इस मंदिर की अनुकृति गंगईकोंडा चोलपुरम में बनाई गई है, जिसे राजेंद्र चोल ने बनाया है, राजेंद्र चोल ने बनाया है। लेकिन ये मंदिर उतना सुंदर नहीं है। इस मंदिर का आधा हिस्सा, इस मंदिर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक विशाल नंदी है। तो नंदी की जब हम बात करेंगे तो 12 फीट ऊंची नंदी की एक मूर्ति है यहाँ पर, जो कि ये भी ग्रेनाइट पत्थर से ही बनाई गई है। किससे बनाई गई है? ग्रेनाइट पत्थर से ही बनाई गई है। अब इसके अलावा ये चूंकि द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है तो इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो हम देखेंगे 1987 में यूनेस्को इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लेता है। इसके बाद चोल राजाओं की ओर हम बात करेंगे। मंदिर के बारे में तो इतनी ही बात होती है। फिर एक आध बार प्रश्न बना है चोल राजाओं से कि चोल राजाओं के मंदिरों का सही क्रम क्या है। तो जब चोल राजाओं के मंदिरों का हम सही क्रम देखेंगे, चोल मंदिरों का क्रम, ये भी पेपर में एक बार पूछा गया है। तो चोल मंदिरों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर बना। बृहदेश्वर मंदिर के बाद इसी की अनुकृति गंगईकोंडा चोलपुरम बनी। और फिर इसके बाद एक ऐरावतेश्वर मंदिर बना और उसके बाद कंपेश्वर। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो एक यहाँ पर हम देख लेंगे। फिर चोलकालीन मूर्तियों के बारे में अगर पूछे तो चोलकालीन जो मूर्ति हैं, तो मूर्तियों के बारे में कहा गया जैसे चोल राजाओं ने मंदिरों के लिए ग्रेनाइट पत्थर और मूर्तियों के लिए कांसा, मूर्तियों के लिए कांस्य में, कांस्य मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। तो कांस्य मूर्तियों में हम दो प्रसिद्ध मूर्तियां थे, वैसे तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। एक मूर्ति देखेंगे नटराज की मूर्ति और एक देखेंगे देवी उमा की मूर्ति। नटराज की मूर्ति और देवी उमा की मूर्ति ये यहाँ पर प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। एक और मूर्ति इसी में देखना हो तो कालिया मर्दन भी यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। अब चूंकि ये मूर्तियां इंपॉर्टेंट हैं, इनकी भी डिटेल हमें पढ़नी चाहिए, तो हम इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे जब हम मूर्तियों की बात करेंगे। अभी हम मंदिरों की बात कर रहे हैं तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आपसे इतनी ही जानकारी पूछी जाएगी। तो वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।